हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मूनफॉल। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आए वो हमें मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 2011 के सैटेलाइट रिपेयर मिशन से। अब जो एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे उनको कमांड दे रही थी जॉसिंडा फ्लावर, जिसको जॉय बोला जा रहा है। अब तक यहाँ सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ही उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, यानी कि कट हो जाता है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है ब्राइन, वो किसी चीज़ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। ये चीज़ थी छोटे छोटे क्रिएचर्स, यानी कि नैनो साइज क्रिएचर्स। इसके बाद ये क्रिएचर्स उनकी सैटेलाइट से बहुत ज़ोर से टकराते हैं, जिसकी वजह से ब्राइन का पार्टनर स्पेस में ही खो जाता है। ब्राइन किसी तरह से जो के शेल्टर तक आता है। वो देखता है कि जो यहाँ पर बेहोश है। अब यहाँ आकर वो अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब का अब कोई भी फ़ायदा नहीं था। इसीलिए ब्राइन अपनी फ्रेंड जो को लेकर अर्थ के लिए निकल जाता है और वो ये भी देखता है कि वो छोटे छोटे नैनो क्रिएचर्स मून पर एक हॉल बना रहे हैं। अब इस मूवी का नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 18 महीने बाद। यहाँ पर हम मिलते हैं ब्राइन के वाइफ से, जो टीवी पर इस न्यूज़ को सुनती है कि ब्राइन को नासा से फायर किया जा चुका है और इसकी वजह थी जो भी इंसिडेंट उसके साथ स्पेस में हुआ वो। और साथ ही टीवी पर यह भी दिखाया जाता है कि जो और ब्राइन के स्टेटमेंट पर नासा के लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ब्राइन की वाइफ ब्राइन से डिवोर्स ले चुकी थी और इसीलिए वो अपने बेटे सॉनी को लेकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसके बाद इस मूवी की कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद और यहाँ पर हम मिलते हैं डॉक्टर केसी हाउसमैन से, जो मून पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को गैदर कर रहा था और उसे मून के ऑर्बिट में कुछ डिस्टेंस जैसा देखने को मिला और इसीलिए वो नासा को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसे नासा के डायरेक्टर से बात करनी है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो को, उसे भी नासा से कॉल आती है और इसीलिए वो भी जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जो जब नासा पहुंचती है तो उसे मून पर होने वाली अजीब सी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। जो को यहाँ पर बताया जाता है कि मून का ऑर्बिट सिस्टम चेंज हो रहा है, ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और वो लोग फुटेज के थ्रू कुछ अजीब सा वहाँ पर देखते भी हैं। अब हम देखते हैं कि केसी की बातों को नासा वाले बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसीलिए केसी उस जगह पे पहुंचता है जहां पर एस्ट्रोनॉट डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे और वहां पहुंचने के बाद वो बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर ब्राइन भी पहुंच जाता है, जो वहां पर असल में लेक्चर देने आने वाला था। केसी यहाँ पर ब्राइन से मिलता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे बताता है, जो मून पर रिसर्च करते करते उसने आज तक इकट्ठी करी थी। वो अब ब्राइन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है, लेकिन ब्राइन केसी की हर एक बात को मजाकिया समझ रहा था, इसीलिए गार्ड्स केसी को पकड़कर बाहर कर देते हैं। लेकिन बाहर जाते जाते केसी अपनी इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स ब्राइन के लिए वहीं छोड़ देता है। अब ब्राइन को ब्राइन की वाइफ की कॉल आती है, जिसमें वो उससे बताती है कि उनका बेटा सॉनी एक ड्रग डीलिंग या फिर कहें तो ड्रग्स के मामले में पकड़ा जा चुका है पुलिस के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कोर्ट में ब्राइन के बेटे का ट्रायल चल रहा होता है और वहाँ हम देखते हैं कि जज इस केस को पोस्टपोन कर देता है। ब्राइन जज से बोलता है कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। इसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है, जो अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। केसी की मदर एक ओल्ड एज होम में रहती है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है, मगर केसी की मदर को अपने बेटे की डिस्कवरीज पर पूरा यकीन है और इसीलिए वो अपने बेटे से कहती है कि तुम इस दुनिया को यकीन दिलवाओ कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशंस और तुम्हारी ये इन्वेंशंस गलत नहीं है। दूसरी तरफ हम जॉ के ऑफिस को देखते हैं, यानी वही स्पेस सेंटर। वहाँ पे उसके कलीग्स बात कर रहे थे कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास बस 3 हफ्ते और हैं।
और इसके बाद मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगेंगे और इसका बस एक ही हल है कि उन लोगों को मून पर जाना होगा और उस पर उस हॉल को देखना होगा और देखना होगा कि आखिर उस हॉल के अंदर है क्या। और फिर वो देखते हैं कि ट्विटर पर ये न्यूज़ अपडेटेड है, यानी कि केसी ने कर दिखाया। वहाँ पर ब्रायन जो जज के साथ था वो भी टीवी पर अब ये न्यूज़ देखता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। और दूसरी तरफ ब्रायन की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से निकलने वाली है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से यहाँ से कोई नहीं निकल पा रहा था। अब पूरी की पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है और वो किसी भी समय धरती पर गिर सकता है। अब ब्रायन ये न्यूज़ देखकर मजबूर हो जाता है केसी के पेपर्स को पढ़ने के लिए और इसीलिए वो केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और उसकी वेबसाइट्स पर भी विज़िट करता है। वहीं दूसरी तरफ नासा के लोग अपना एक स्पेसशिप मून पर भेज देते हैं। वो लोग मून पर जाकर एक बड़े से हॉल को ढूंढते हैं। अब ब्रायन केसी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। तो केसी उसे बताता है कि वो सालों से अर्थ और मून पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन से बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है और इसीलिए मून अब अपने ऑर्बिट से भटक चुका है। अब वो क्रॉक गिरते गिरते 25.6 किलोमीटर पर रुक जाता है और वो फिर से खुद से ऊपर आने लगता है और ऑर्बिट भी दोबारा से शिफ्ट होने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसी हॉल में से वही नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और फिर वो नैनो क्रिएचर्स स्पेस शटल पर अटैक कर देते हैं और सभी एस्ट्रोनॉट्स को मार देते हैं। जो जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये सब है क्या। अब मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समुद्र का पानी भी शहर के अंदर आने लग जाता है और धीरे धीरे पानी और भी ज़्यादा भयानक रूप लेने लगा था। अब हम देखते हैं कि ब्रायन कैसे भी करके केसी को बचा लेता है और नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो अपनी फैमिली को कॉल करता है और बताता है कि वो सब लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और जो जब ये सब कुछ सुनती है तो वो अपने डायरेक्टर से बोलती है कि क्या तुम यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग रहे हो और कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो जिसके बारे में तुम जानते हो। इस पर नासा का डायरेक्टर जो से बोलता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम जाकर इस आदमी से मिलो और वो क्लियरेंस के लिए उसे अपना कार्ड भी दे देता है। अब जो उस जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में डायरेक्टर ने उसे बताया था। वहां पर जाकर वो कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है और रिपेयर मशीन वाली फुटेज में उन्हीं नैनो क्रिएचर्स को देखती है और वहां पर वो एक आदमी जिसका नाम है हॉल्डन फील्ड उससे मिलती है। वो जो को 1969 की एक बात बताता है जब लोगों को मून के क्रस्ट पर अजीब सा कुछ मिला था। वो था एक तरह का लाइट और नासा ने इस बात को दबाने की कोशिश की थी और वो मिशन रिपेयर से कनेक्टेड है, यानी कि उसी मिशन से जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और जब ब्रायन ने भी इस बात को उठाने की कोशिश की तो उसे पागल कहकर नासा से निकाल दिया गया और वो उसे बताता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और हम तो अभी उनके सामने स्टोन एज में ही हैं। अब जो इन सब के बारे में मिलिट्री से बात करती है और उसी मिलिट्री में उसका एक्स हस्बैंड भी काम कर रहा होता है और वो जो कि एक भी बात नहीं सुनता है। मिलिट्री भी न्यूक्लियर पावर से मून को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन इन सब चीज़ों से अर्थ को भी खतरा होगा। यहाँ पर जो का एक्स हस्बैंड उससे उसके बेटे के बारे में भी सोचने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए और वो बताता है कि तुम सभी को यहाँ से कोलोराडो चला जाना चाहिए। अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है ब्रेन और केसी पर। ब्रेन और केसी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर केसी ब्रेन से कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। तो ब्रेन केसी से बताता है कि उन्हीं एलियंस ने मेरे दोस्त की जान ले ली और जब वो वहाँ से लौटकर अर्थ पर आया तो उसका डाइवोर्स हो गया, उसे नासा से निकाल दिया गया और इसीलिए उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। अब जो को यहाँ पर याद आता है कि हॉल्डन फील्ड ने उसको एक डिवाइस के बारे में बताया था जिसे EMP डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस के थ्रू उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है और ये सारी बातें वो अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है।
दूसरी तरफ अब नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रेन को लेने आते हैं और ब्रेन वहाँ से केसी के साथ निकलता है और वो वहाँ जाकर जो से मिलता है, जो वहाँ पर उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो उसे मून की वही रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि वहाँ पर एक होल है जो 25 किलोमीटर तक डीप है और जो भी 10 साल पहले हुआ था वो आज से रिलेटेड है। और जो उसे वहाँ पर एक फुटेज भी दिखाती है जिसमें उन नैनो क्रिएचर्स ने उनके ग्रुप मेंबर्स को मार दिया था। यहाँ पर केसी उन लोगों को बताता है कि वो क्रिएचर्स मून के कोर के साथ कुछ कर रहे हैं। शायद मून को उन क्रिएचर्स ने ही बनाया है। जो यहाँ पर ब्रायन से कहती है कि उसे अगले मिशन के लिए ब्रायन की ज़रूरत है, लेकिन ब्रायन यहाँ पर कहता है कि इसके बदले में उसे कुछ चाहिए। अब एक म्यूज़ियम से उनके शेल्टर को बाहर निकाला जाता है और कैलिफोर्निया के एयरबेस में वो लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो की रिपोर्ट्स आ रही है और अब एयरफोर्स के लोग उसी ईएमपी डिवाइस को लेकर आते हैं जिससे उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। ब्रायन ने जो से बदले में ये मांगा था कि उसके बेटे सोनी को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। अब ब्रायन यहाँ पर सभी से अपना प्लान डिस्कस करता है और अपने बेटे सोनी को जेल से बाहर देखकर रिलैक्स भी फील करता है। अब जहाँ से शेल्टर को लॉन्च किया जाना था वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और केसी फिर से मून के ऑर्बिट में कोई एक्टिविटी देखता है और उसे पता चलता है कि शेल्टर ख़राब हो गया है इस अर्थक्वेक की वजह से और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। और जो सबको ऑर्डर दे देती है स्पेस को खाली करने के लिए और उन सभी को जल्दी से जल्दी कोलोराडो जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो सभी एक बंकर में छुप कर अपनी जान बचा सकते हैं। अब यहाँ पर केसी जो के पास जाता है वो उसे बताता है कि मून का ग्रेविटेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा। लेकिन जो यहाँ पर उसे बताती है कि मिशन तो ओवर हो चुका है। और अब जो ब्रायन के पास जाती है वो उसे कहती है कि स्पेस में सिर्फ हम दोनों जाएंगे, तुम शटर को उड़ाओगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन उनको एक और फ्लाइंग इंजीनियर की ज़रूरत थी, इसीलिए वो केसी से उसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केसी अजीब अजीब से बहाने बनाता है, लेकिन ये केसी का फर्स्ट मिशन था, इसीलिए ब्रायन उससे कहता है कि तुम स्पेस में जाने के लिए अब रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर जो और ब्रायन अपने बच्चों से मिलते हैं और दोनों अपने बच्चों को मिशन पर जाने से पहले गुड बाय कहते हैं। अब जो और ब्रायन के बच्चे एक साथ कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं। केसी भी अपनी मदर से बात करता है और गुड न्यूज़ देता है कि वो स्पेस में जा रहा है और वहाँ पर वो वर्कर से बात करके कहता है कि तुम मेरी मदर का ख्याल रखना। अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रेविटी वेव आ रहा है और मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह से ब्रायन और जो अपने शटर को सक्सेसफुली टेक ऑफ करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके शटर में रेड अलार्म बजने लगता है और एक थ्रस्टर का स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम होने लगती है। इसीलिए वो अपने शटर से थ्रेशर्स को अलग करने लगते हैं ताकि उनके शटर का वेट कम हो जाए और वो तेज़ी से स्पेस की तरफ बढ़ पाए और तब जाकर वो स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब सोनी जो के एक्स हस्बैंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो कोलोराडो के लिए निकल चुके हैं और बंकर के अंदर जाने के लिए उन्हें उसके क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। अब उधर ब्रायन और जो अपने EMP वेपन के अंदर फ्यूल भरते हैं और मून को देखते हैं जो धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। फिर हम ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को 3 लोग रोक लेते हैं और वो लोग उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगते हैं और मून बिल्कुल सामने आ जाता है और अपनी ग्रेविटी से सब कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। अब यहाँ पर जो ब्रायन और केसी मून में पहुँचते हैं। केसी मून की पिक्चर्स क्लिक करता है और ब्रायन उस EMP डिवाइस को उस हॉल के पास लेके आता है और इलेक्ट्रॉनिक पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपने शटर में आ जाता है। अब वो देखता है कि वो नैनो क्रिएचर्स अपने हॉल से बाहर निकलते हैं और उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर्स उनके शटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ब्रायन अपने शटर में केसी का मोबाइल जल्दी से ऑफ कर देता है जिससे वो क्रिएचर्स उनके शटर से दूर चले जाते हैं। ब्रायन यहाँ पे बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रायन को इस बात का डर था क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी रेडिएशन निकलनी शुरू हो जाएगी मून से और इन सभी से पहले ब्रायन को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
ब्रायन उनसे कहता है कि अब उन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन की वाइफ का हस्बैंड सोनी को ढूंढ लेता है और वो उन बच्चों को सेफ जगह पर लेके जाता है और सोनी उनको बताता है कि ब्रायन स्पेस में है। इतने में ही रेडियो पर उनके पास एक न्यूज़ आती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करना होगा क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। सोनी उनको बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है और हम सब लोगों को वहीं चलना चाहिए। फिर हम मून को देखते हैं जहाँ पर ब्रायन, केसी और जो उस मून के होल के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाने के बाद वो एक बहुत अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करते ही वो नैनो क्रिएचर्स जाग जाते हैं। इधर सोनी और उसके साथी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को गैदर कर रहे थे, लेकिन फिर से यहाँ पर वो तीनों रॉबर्स आ जाते हैं, पर इस बार सोनी उनको गन पॉइंट करके वहाँ से अपनी कार में सेफली निकल जाता है। अब मून पर केसी ये सब देखकर बहुत खुश था कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही निकली है। अब वो लोग चमकते हुए एक कोर के पास पहुँचते हैं और जो यहाँ पर डेटोनेटर दबाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो नैनो क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी एक ग्रीन लाइट उनको शटर के अंदर खींच लेती है। यहाँ पर शायद कोई था जो उनको उन क्रिएचर्स से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब वो तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद उन तीनों को स्कैन किया जाता है। उधर मिलिट्री भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए एकदम तैयार थी और वहीं वो 3 रॉबर्स सोनी का दोबारा से पीछा करते हैं और तभी मून उनके सामने आने लगता है और मून सब कुछ ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रहा था और इसमें वो तीनों रॉबर्स मर जाते हैं। उधर जो का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट किया जाएगा जिसकी वजह से मून का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिरेगा और इससे रेडिएशन भी होगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी तुम लोग कहीं पर छुप जाओ। अब जो के एक्स हस्बैंड को सोनी से पता चलता है कि जो स्पेस में है और ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है कि अगर जॉय मून पर है और मून को अगर हमने ब्लास्ट किया तो जॉय भी मर जाएगी। अब अर्थ पे से ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, इसीलिए बर्ड्स मरने लगे थे। और मून पर जब जॉ और केसी को होश आता है तो वो पाते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन उनके साथ वहाँ पर अब ब्रायन नहीं है, इसीलिए वो दोनों मिलकर ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। एक दरवाज़ा उनके सामने ओपन होता है और वो दोनों डरते हुए उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और यहाँ पर शायद कोई है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई इंसान हो। ब्रायन को अब यहाँ पर होश आ जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे बनाया गया है, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस थे और इसीलिए वो सभी स्पेस में अपना घर बनाने लगे और यहाँ पर वॉर का तो कोई भी नामो निशान नहीं था और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम। मगर फिर अचानक से एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम भी, और उनकी टेक्नोलॉजी को जिनसे भी खतरा था वो इनको मिटाने लगे। इतना कहने के बाद वो लड़का सोनी में बदल जाता है, लेकिन ये सोनी नहीं है, ये तो कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद वो बताता है कि वो लोग गैलेक्सी में किसी सेफ जगह पर रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और उन्हीं स्ट्रक्चर्स में से एक था मून। फिर इसके बाद उसी टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और इसके बाद मून पर अटैक कर दिया। ये क्रिएचर्स उसी टेक्नोलॉजी को अटैक करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट है और फिर वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की ज़रूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को वहाँ पर उस मून से हटाने का काम कर सके और इससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और इसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो बेहोश था और वो ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रहा था। जो और केसी जब आकर उसे उठाते हैं तो वो उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द इन क्रिएचर्स को मारना होगा, इन क्रिएचर्स को जल्दी से जल्दी मून से हटाना होगा, वरना एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया में आ जाएगी। और फिर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी उसने उनके शटर को ठीक कर दिया था।
शटर का पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स मून पर से हट जाते हैं और अब वो शटर का पीछा करते हैं। हम अर्थ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अर्थ के लोग मर भी रहे थे। सोनी और उसके साथी जब आगे बढ़ रहे थे तो चांद के टुकड़े भी अर्थ पर गिर रहे थे और इसकी वजह से सोनी वहां पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। अब मिलिट्री के लोग वेपन को एक्टिवेट करने ही वाले थे, लेकिन तभी जो का एक्स हस्बैंड उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि जो अभी भी स्पेस में थी। दूसरी तरफ हम ब्रेन को देखते हैं जो और केसी से कहता है कि तुम लोग शटर को लेकर अर्थ पर चले जाओ, मैं बॉम्ब के साथ रहूँगा। मगर यहाँ पर ब्रेन कुछ कर पाता इससे पहले ही केसी बॉम्ब को अपने साथ लेकर रॉपर में बंद हो जाता है। केसी यहाँ पर ब्राइन से कहता है कि तुम मेरी मदर से मिलना और उनसे कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ, और इसी के साथ वो खुद को शटर से अलग कर देता है। अब वो क्रिएचर्स जैसे ही रॉपर पर अटैक करते हैं, केसी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम अर्थ पर देखते हैं कि सोनी भी बच गया था। जो की बेटी उसको बचा लेती है और जो अब शटर को लेकर मून से निकल जाती है और अब मून आहिस्ता आहिस्ता फिर से अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। जो अब ब्राइन को बताती है कि अर्थ एकदम सेफ है और अब आखिरकार सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ब्राइन को ये बात भी पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अब नहीं रहा, वो अब मर चुका है। और सोनी जब अपने फादर से केसी के बारे में पूछता है तो ब्राइन उससे बताता है कि उसी ने इस दुनिया को बचाया है और साथ ही साथ मून को भी। तभी हम केसी को मून पर देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी एक कैट को देखता है और उधर ही अपनी मदर को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अब केसी को बताता है कि वो अब मून का ही हिस्सा है और मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी से कहता है कि हमें अब शुरू करना चाहिए और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए, और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।